स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू जी केमिस्ट्री क्लासेस। तो हम स्टार्ट करेंगे केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 2। फर्स्ट लेक्चर में हम बेसिक जानकारी केमिकल काइनेटिक्स के बारे में पढ़े थे। उसमें हमने पढ़ा था जनरली के केमिकल रिएक्शन में स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होता है और एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन या एडवांसमेंट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। देखिए केमिकल काइनेटिक्स एक बार फिर से थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। देखिए क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम स्टडी करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन का। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है या अफेक्ट हो सकती है बाय द प्रेशर, टेम्परेचर या कंसंट्रेशन और द एरिया ऑफ सरफेस। बहुत सारे फैक्टर हैं। एरिया ऑफ सरफेस से भी क्या रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्ट हो सकती है। कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में भी रिएक्शन का रेट क्या है, अफेक्ट हो सकता है। और भी कई सारे फैक्टर हैं जिससे क्या रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्ट हो सकती है। यानी कि हम कहें तो द इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन अंडर प्रोसीडिंग गिवन कंडीशंस। जैसे आपको कंडीशन दे रखी होंगी, टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन एक्सेट्रा। तो आज इससे स्टार्ट करेंगे आज रेट ऑफ रिएक्शन से। देखिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। रेट ऑफ रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन या रेट इक्वेशन। देखिए जनरली हम कोई रिएक्शन लिखे। जनरली मैंने ये रिएक्शन लिख दिया आपके सामने। ये कोई रिएक्टेंट था, इसने कोई प्रोडक्ट बना लिया, ठीक है। तो रिएक्टेंट ए क्या होगा, टाइम के साथ कंज्यूम होगा। यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ ए की क्या होगी, टाइम के साथ डिक्रीज होगी। क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा रिएक्टेंट ए की कंसंट्रेशन क्या होगी, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो रिएक्टेंट ए की कंसंट्रेशन क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट चेंज, या मतलब ये कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की भी चेंज हो सकती है और रिएक्टेंट की भी चेंज हो सकती है टाइम के साथ। देखिए टाइम के साथ अगर टाइम 0 पे बात करें तो प्रोडक्ट तो था नहीं, लेकिन जैसे ही टाइम बढ़ेगा रिएक्शन स्टार्ट होगी, प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हो जाएगा और रिएक्टेंट का क्या हो जाएगा, डिफॉर्मेशन हो जाएगा। प्रोडक्ट का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन। तो मैं कह सकता हूँ चेंज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद टाइम इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन। फॉर एग्जांपल इसी की अगर मैं बात करूँ, अगर मैं इसका रेट लिखूँ तो रेट इक्वल हो जाएगा जनरली, देखिए यानी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट या रिएक्टेंट डिवाइड बाय टाइम। इसको मैं अगर जनरल कहूँ एक्स मान लीजिए, वो इसमें रिएक्टेंट भी हो सकता है और प्रोडक्ट भी हो सकता है। इस तरीके से हम रेट लिख सकते हैं। लेकिन देखिए चेंज ऑफ टाइम, ये तो इस तरीके से हम रेट लिख सकते हैं। लेकिन रेट को क्या है, दो प्रोसेस से डिटरमाइन कर सकते हैं। प्रोसेस फर्स्ट है इंस्टेंटेनियस रेट और सेकंड है एवरेज रेट। इंस्टेंटेनियस रेट और एवरेज रेट उसको कैलकुलेट करेंगे। देखिए इसको समझेंगे इंस्टेंटेनियस रेट और एवरेज रेट क्या होता है। मैंने देखिए कॉलम बना लिया। ये एक तरफ मैं बात करता हूँ एवरेज रेट की, दूसरे कॉलम में बात करूँगा मैं इंस्टेंटेनियस रेट की। इंस्टेंटेनियस रेट की देखिए एवरेज रेट में क्या होगा, हमारा मान लीजिए कोई रिएक्टेंट था, कोई जनरल रिएक्शन में लिखता हूँ ए से बी जो अभी हमने लिखी थी, इसी के लिए बात कर लेते हैं। ये प्रोडक्ट बना लिया कोई से ना, मान लो जब हमने देखिए एवरेज रेट में हम क्या करेंगे, दो जो रिएक्शन होगी हमारी उसमें जो टाइम इंटरवल होगा वो किसी 2 टाइम इंटरवल की बात करेंगे। इसमें क्या होगा, देखिए इसमें क्या होगा, टाइम का जो डिफरेंस होगा, चेंज होगा, बहुत कम होगा। यानी कि लगभग 0 को अप्रोच कर जाएगा। बहुत छोटा चेंज जब टाइम में होगा। एवरेज रेट में अगर मैं कहूँ, देखिए एवरेज रेट की मैं बात करूँ तो इसमें कह सकते हैं द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन अ केमिकल रिएक्शन ड्यूरिंग द होल टाइम पीरियड। अगर मैं बात करूँ एवरेज रेट की तो ये क्या है, एक होल टाइम पीरियड में रिएक्शन
का रेट निकालते हैं। और इसमें क्या होगा, एक नॉन टाइम जो हमें गिवन टाइम होगा, एक नॉन टाइम पे क्या करेंगे, हम इसका रेट निकालेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट बोलेंगे जिससे, ठीक है। इसको कहेंगे द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट चेंज ड्यूरिंग द नॉन टाइम पीरियड, ठीक है। एक पार्टिकुलर टाइम पर इंस्टेंटेनियस का रेट निकालते हैं। अगर मैं इसमें बात करूँ, मान लीजिए रिएक्टेंट, इसके ग्राफ की मैं बात करूँ, मान लो ये रिएक्टेंट था हमारा, इस एक्सिस में मैंने टाइम ले लिया, ठीक। और इस एक्सिस में चलिए मैंने कंसंट्रेशन ले ली, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब देखिए इनिशियली जब टाइम स्टार्ट नहीं था तो हमारे रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन थी मैक्सिमम होगी। मान लो वो कंसंट्रेशन ये थी, जिसको मैंने A1 से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। उस टाइम को मैंने T1 मान लिया। अब मान लीजिए कुछ समय बाद वो टाइम हमने मान लिया, कुछ समय बाद मान लीजिए T2 टाइम बाद, T2 टाइम के बाद हमारे रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो मान लीजिए डिक्रीज हो गई, यानी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गई, तो हमने उसको A2 से रिप्रेजेंट कर दिया, A2 से। तो मैं इसके सामने देखिए इसका ग्राफ प्लॉट करूं, तो अगर इनिशियल कंसंट्रेशन ये थी जो टाइम T1 पे थी, ये अगर मैं इसको इससे मिला दूं, ये देखिए टाइम T1 पर ये थी, और आफ्टर टाइम T2 की बात करूं तो एक कंसंट्रेशन कितनी बची, A2, तो इसको मैंने इससे मिला दिया, ठीक है। तो एवरेज रेट का देखिए ग्राफ क्या आएगा, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये ग्राफ आएगा इस तरीके से, कुछ ग्राफ आएगा। कंसंट्रेशन क्या हो रही है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज हो रही है, और एक क्या है, कोई दो टाइम इंटरवल दिए हैं, ठीक है। ये इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एवरेज रेट निकाल सकते हैं। जो एवरेज रेट में क्या करेंगे, देखिए जो चेंज होगा कंसंट्रेशन का वो लार्ज चेंज होगा। अगर मैं बात करूं इसकी एवरेज रेट की, एवरेज रेट तो इक्वल किसके हो जाएगा, देखिए इक्वल हो जाएगा माइनस फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाई टाइम फाइनल माइनस इनिशियल टाइम। और माइनस साइन रिप्रेजेंट करता है रिएक्टेंट ए क्या हो रहा है, डिसअपियर हो रहा है, यानी कि डिफॉर्म हो रहा है। माइनस साइन रिप्रेजेंट करता है डिफॉर्मेशन ऑफ ए, ठीक है। तो मैं एवरेज रेट इस तरीके से लिख सकता हूँ, इसीलिए मैं इसी तरीके से प्रोडक्ट के भी लिख सकता हूँ। प्रोडक्ट की बात करूँ तो प्रोडक्ट का क्या होगा, देखिए या मैं इसको लिख सकता हूँ, ये देखिए A2 माइनस A1, इसको और लिख सकता हूँ माइनस का डेल्टा A अपॉन डेल्टा T, ठीक है। ये क्या होगा, इनका चेंज हो गया। चेंज क्या होगा इसमें, एवरेज रेट में जो चेंज होगा वो लार्ज होगा। बात करते हैं इंस्टेंटेनियस रेट की। इंस्टेंटेनियस रेट क्या होगा, देखिए एक नॉन टाइम पर क्या होगा, इसका टाइम पीरियड क्या होगा, एक नॉन होगा, जिसे हम जानते होंगे। मान लो मैं अगर इसके लिए प्रोडक्ट के लिए भी आप ग्राफ बना सकते हैं और रिएक्टेंट के लिए ग्राफ बना सकते हैं। मान लीजिए मैं इसका ग्राफ अगर प्लॉट करूं इसी रिएक्शन के लिए, मान लो कि कोई प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पर बात करते हैं, ये मान लीजिए प्रोडक्ट है हमारा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है कोई, और इस पर क्या, एक्स एक्सिस पे क्या किया हमने, टाइम ले लिया, ये क्या टाइम। अब देखिए इनिशियली मैं बात करूँ इसकी, कोई एक टाइम पीरियड पे ये रिएक्शन हुई होगी, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या करेगी, इनिशियल टाइम जब जीरो था तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन तो जीरो होगी, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। देखिए तो मैं इसका ग्राफ कैसे बना सकता हूँ, ये इस तरीके से। लेकिन एक पार्टिकुलर टाइम पे क्या होगी, प्रोडक्ट रिएक्टेंट हमारा टोटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। तो मैं यहाँ से ग्राफ क्या हो सकता है, कांस्टेंट हो जाएगी इस तरीके से। तो यहाँ से ये मान लीजिए प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन किसी एक पार्टिकुलर टाइम पे जाकर कांस्टेंट हो गई, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कांस्टेंट का साइन हो गया। अब देखिए मान लो किसी टाइम, कोई एक पार्टिकुलर टाइम होगा जिसे हम जानते हैं, मान लो वो T1 था, ठीक है। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, टाइम के साथ इंक्रीज हो रही है। जब तक इंक्रीज होगी जब तक रिएक्टेंट हमारा कंज्यूम ना हो जाए 100%। देखिए अगर मैं इसकी स्ट्रेट लाइन यहाँ से ड्रॉ कर दूँ,
तो इसको कहाँ टच कर रही है, T1 पर टच करती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं, टेंजेंट ऑफ अ T1। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस रेट कहने का मतलब है इंस्टेंटेनियस रेट अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो वो किसी एक पार्टिकुलर टाइम पर होगा और इसमें चेंज क्या होगा, बहुत छोटा चेंज होगा। अगर मैं इसकी रेट की बात करूं तो रेट हो जाएगा, इसकी लिमिट क्या होगी, देखिए लिमिट क्या होगी t से, और चेंज क्या होगा 0, बहुत कम चेंज होगा, मतलब 0 के अप्रोच कर रहा होगा टाइम का चेंज। तो इसके लिए मैं डी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की बात करूं, dp/dt, ये क्या है, स्मॉल चेंज। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है तो प्लस का साइन आ जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट क्या हो रहा है, फॉर्म्ड हो रहा है। और मैं क्या कह सकता हूँ, अगर मान लीजिए एवरेज रेट को मैं इसमें क्या कर दूँ, स्मॉल चेंज कर दूँ। मान लीजिए डेल्टा टी है, ये बड़ा चेंज है, टाइम इंटरवल है, अगर ये क्या है चेंज इसका 0 के अप्रोच कर दे, 0 के अप्रोच कर दे, अगर एवरेज रेट का टाइम 0 के अप्रोच करता है तो एवरेज रेट इज कन्वर्टेड हो जाएगा इंस्टेंटेनियस रेट में। तो आप ये पॉइंट भी लिख सकते हैं, द डेल्टा टी अप्रोच टेंड्स टू 0, तो एवरेज रेट इज कन्वर्टेड इनटू इंस्टेंटेनियस रेट। तो ये इंस्टेंटेनियस रेट या एवरेज रेट, तो इस तरीके से हम किसी भी रिएक्शन का रेट निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल से और समझेंगे इसको। मैं कोई रिएक्शन लिखता हूँ, ये देखिए मैंने रिएक्शन कोई एग्जांपल ले लिया, मैंने रिएक्शन ले ली नाइट्रोजन पेंटाक्साइड का, क्या करते हैं, नाइट्रोजन पेंटाक्साइड मैंने लिया, इससे क्या बनेगा, NO2 + O2, ये क्या गैस है, ये भी गैस है। ठीक है, इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, NO2 एंड 2 2 4, तो ये क्या हो सकता है इसका, ये देखिए 4 नाइट्रोजन है, अगर यहाँ 2 10, ठीक है, इक्वेशन बैलेंस हो गई। तो मैं अगर इसकी बात करूँ, मैं इसका एवरेज रेट लिखता हूँ। देखिए एवरेज रेट इसका अगर मैं लिखूँ, तो एवरेज रेट क्या होगा, देखिए माइनस बड़ा चेंज होगा तो हम लिखेंगे 1 और स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट जो इसका कोफिशिएंट है वो इसके बटे में आ जाता है, रेट। ठीक है, रेट इक्वेशन में रेट ऑफ रिएक्शन लिखते समय ध्यान रखना है इस बात का, कोफिशिएंट का। तो इसमें क्या होगा, बड़ा चेंज होगा, तो डेल्टा N2O5 डिवाइड बाई डेल्टा टी। ठीक है, माइनस साइन है क्योंकि ये क्या हो रहा है, रिएक्टेंट डिसअपियर हो रहा है, इक्वल हो जाएगा किसके, 1/4 प्रोडक्ट है NO2, तो डेल्टा NO2/डेल्टा टी, इसका क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है, तो प्लस साइन आ जाएगा, विच इज इक्वल टू डेल्टा O2/डेल्टा टी। तो ये एवरेज रेट होगा। अगर मैं इसका इंस्टेंटेनियस रेट लिखूं, इंस्टेंटेनियस रेट की बात करूं तो क्या होगा, देखिए बस क्या हो जाएगा, जो डेल्टा है उसका साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा -dN2O5/dt। ठीक है, माइनस साइन है रिएक्टेंट के लिए आएगा, प्लस साइन है प्रोडक्ट के लिए आएगा, 1/4 dNO2 डिवाइड बाई dt, विच इज इक्वल टू प्लस dO2/dt। तो ये हो गया इसका इंस्टेंटेनियस रेट और एवरेज रेट। तो ये डिफरेंस था इंस्टेंटेनियस और एवरेज रेट में। ठीक है, अब कोई भी जनरल रिएक्शन है, अब मैं इसकी बात करता हूँ रेट ऑफ रिएक्शन। देखिए रेट ऑफ रिएक्शन हम 2 तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जनरल रिएक्शन हमने लिखी थी,
एक और आप रिएक्शन देख सकते हैं। देखिए मान लीजिए मैंने कोई रिएक्टेंट लिया, ये मान लीजिए A प्लस B गिव्स Y प्लस Z। मान लीजिए इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट मैंने N1 मान लिया, इसका N2, इसका मैंने मान लिया M1, इसका M2, कुछ भी हो सकता है नंबर। तो इसके रेट की अगर बात करें तो रेट कैसे लिख सकते हैं, देखिए इंस्टेंटेनियस रेट। तो क्या हो जाएगा, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट N1 माइनस साइन आएगा और dA/dt इक्वल हो जाएगा माइनस का 1/N2 dB/dt, विच इज आल्सो इक्वल टू प्रोडक्ट की 1/M1 dy/dt इक्वल टू 1/M2 dZ/dt। तो इस तरीके से आप किसी भी रिएक्शन का रेट बहुत ईजिली लिख सकते हैं। मैं बात कर लूँ थोड़ी सी यूनिट, मतलब रेट की यूनिट क्या होगी। देखिए रेट की यूनिट ऑफ रेट, तो रेट की यूनिट देखिए हमारा रेट है वो किसके इक्वल है, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की भी हो सकती है और प्रोडक्ट की भी हो सकती है। तो कंसंट्रेशन, यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन में लिख सकता हूँ यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन डिवाइड बाय नीचे क्या है dt टाइम, यानी डिवाइड बाय यूनिट ऑफ टाइम, जो भी टाइम आपको दिया हो आवर में, सेकंड में और मिनट में, यूनिट ऑफ टाइम। तो इस तरीके से मैं रेट की यूनिट भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। अब मान लीजिए मैंने कंसंट्रेशन की यूनिट क्या हो सकती है हमारी, कंसंट्रेशन की यूनिट जनरली हम क्या पढ़ते हैं, मोल पर लीटर पढ़ते हैं। तो यहाँ लिख सकते हो आप यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन क्या होगी, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर डिवाइड बाय टाइम, आप सेकेंड में ले सकते हैं, मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है, मोल पर लीटर पर सेकेंड। लीटर को और हम क्या लिख सकते हैं, अगर मैं बात करूं लीटर को, देखिए लीटर को मैं क्या लिख सकता हूं, लीटर इक्वल होता है डेसीमीटर क्यूब के, 1 लीटर इक्वल होता है 1 डेसीमीटर क्यूब, 1 लीटर बराबर होता है 1 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। तो आपको कंसंट्रेशन की यूनिट में ये भी मिल सकता है। तो मैं और क्या लिख सकता हूँ, मोल, लीटर की जगह डेसीमीटर को पुट कर सकता हूँ, मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो और इसको लिख सकते हैं मोल डेसीमीटर क्यू इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो जनरली हमारी ये क्या होती है, रेट की यूनिट आती है, ठीक। तो यूनिट आप देखिए डेसीमीटर क्यू में हो सकती है, लीटर में हो सकती है, ये आपको ध्यान रखना, उसमें वो आपको रिप्रेजेंट करके देगा, ठीक है। कंसंट्रेशन की यूनिट ये हो सकती है, रेट की हमारी यूनिट, ठीक है। अब देखिए बात करेंगे थोड़ा, ये तो था रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। आप किसी भी रिएक्शन का क्या कर सकते हैं, यहाँ से रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हैं। इस तरीके से क्या होता है, एक दूसरे के इक्वल होते हैं और जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है उसका वो उसके डिवाइड में आ जाता है। थोड़ी बात कर लेते हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ऑर्डर की। देखिए ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी में डिफरेंस की बात कर लेते हैं। देखिए जनरली मॉलिक्यूलरिटी जो होती है हमारी, मॉलिक्यूलरिटी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। देखिए नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल which are effectively participate in rate determining step is known as molecularity। किसी भी रिएक्शन के जगह कोई रिएक्शन है हमने लिखी है, उसका जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, यानी स्लो स्टेप से क्या करते हैं हम रिएक्शन का रेट कैलकुलेट करते हैं। स्लो स्टेप में जितने भी रिएक्टेंट पार्टिकल उसमें रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वो टोटल उसका सम क्या होगा, मॉलिक्यूलरिटी कहलाता है। और ठीक है, और मॉलिक्यूलरिटी की बात यह है, और मैं बात करूँ मॉलिक्यूलरिटी के बारे में, ठीक है।
एक तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में नंबर ऑफ रिएक्टेंट पार्टिकल होंगे, मतलब जो हमारे अभिकारक पार्टिकल होंगे, अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो कोई अभिक्रिया की दर में जो मतलब जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है उसमें जो अभिकारक पार्टिकल हैं, अभिकारक मॉलिक्यूल हैं, उनका जो सम है वो क्या कहलाता है, मॉलिक्यूलरिटी। और दूसरी बात, मॉलिक्यूलरिटी थ्योरेटिकल हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूलरिटी कभी जीरो नहीं हो सकती, मॉलिक्यूलरिटी फ्रैक्शनल नहीं हो सकती, ये आपको ध्यान रखना। देखिए कोई भी मॉलिक्यूल है, मैं मान लूँ अगर ये मॉलिक्यूलरिटी जीरो इसलिए नहीं हो सकती, देखिए बिना मॉलिक्यूल के रिएक्शन ही नहीं हो सकती, तो मॉलिक्यूलरिटी जीरो नहीं हो सकती। दूसरी बात, मॉलिक्यूलरिटी फ्रैक्शनल नहीं हो सकती। देखिए कोई भी मॉलिक्यूल है या पार्टिकल है, वो ऐसा तो है नहीं आधा मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है रिएक्शन में, तो मॉलिक्यूलरिटी, ये बात आपको याद रखनी है, मॉलिक्यूलरिटी क्या हो सकती, फ्रैक्शनल नहीं हो सकती, मॉलिक्यूलरिटी जीरो नहीं हो सकती, ठीक है। और मॉलिक्यूलरिटी की बात करें, देखिए मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो सकती है, मैक्सिमम की बात करते हैं। देखिए मॉलिक्यूलरिटी, ये कुछ बातें हैं आप नोट करके लिख लेना, इसमें आप कहें तो मैं लिखवा सकता हूँ इसको, चलिए लिख लेते हैं एक बार। मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में डिफरेंस, ठीक है। मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में डिफरेंस की बात करें, देखिए मॉलिक्यूलरिटी जो हमने अभी बोला, मैं आपको बोल देता हूँ, लिखने में काफ़ी समय लग जाए। देखिए आपको यहाँ लिख लेना है मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या डिफरेंस होता है। मॉलिक्यूलरिटी के बारे में हमने अभी बोला, नंबर ऑफ मतलब टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट पार्टिकल विच आर इफेक्टिवली पार्टिसिपेट इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, या तो ये लिख सकते हैं या ये भी लिख सकते हैं। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करें, इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट हुज कंसंट्रेशन डिटरमाइनिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब वो रिएक्टेंट पार्टिकल या रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो मतलब जो हम रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करते हुए कंसंट्रेशन लिखते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। और दूसरी बात, हमने मॉलिक्यूलरिटी के बारे में बताया कि मॉलिक्यूलरिटी हमारी क्या हो सकती है, जीरो नहीं हो सकती है और फ्रैक्शनल नहीं हो सकती है। जबकि ऑर्डर क्या होता है हमारा, ये बात आप यहाँ नंबर डाल के लिखेंगे, ये नंबर 1 है। सेकंड की बात करूँ, इसका एक एग्जांपल भी लिख लेते हैं, चलिए। देखिए अगर मैं बात करूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक एग्जांपल लिया अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, NO2, यहाँ से मिलेगा मुझे N2, अमोनियम नाइट्रेट को मैंने हीट कराया तो मुझे मिलेगा N2 और N2 प्लस वाटर, ठीक है। अब देखिए मॉलिक्यूलरिटी की मैं बात करूँ जनरली, तो यहाँ मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी इसकी, मॉलिक्यूलरिटी इसकी, देखिए नंबर ऑफ रिएक्टेंट पार्टिकल या रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कितना है, एक मॉलिक्यूल है, तो यहाँ मॉलिक्यूलरिटी होगी इसके लिए 1, ठीक है। इसी रिएक्शन के लिए अगर मैं बात करूँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की, NH4 NO2, H2O, इसी रिएक्शन की मैं बात करूं तो इसके लिए देखिए मैंने अभी क्या बोला, रेट डिटरमाइनिंग मतलब रेट ऑफ रिएक्शन में जब हम कंसंट्रेशन डिटरमाइन करते हैं जो, तो उसके लिए अब इसके लिए क्या लिखूँगा मैं, रेट लिखूँगा पहले इसका, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल होगी किसके, NH4 NO2, ठीक है। तो इसके ऑर्डर की मैं बात करूँ तो ऑर्डर कितना हो जाएगा, देखिए इसकी पावर क्या है, यहाँ 1 है, तो ऑर्डर क्या हो गया, 1। दूसरी बात आपको ध्यान में रखनी है, देखिए यहाँ तो ऑर्डर 1 हो गया, लेकिन ऑर्डर कभी भी हम रिएक्शन को देख कर नहीं बता सकते, क्योंकि ऑर्डर क्या होता है, एक्सपेरिमेंटली होता है, एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइन करते हैं। आज जब भी आपकी ऑर्डर की बात करी होगी, या तो हमें इसका पता होगा या रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए ऑर्डर किसी मतलब आप ये पॉइंट लिख सकते हैं, ऑर्डर कैन नॉट बी डिटरमाइन बाय द सी ऑफ रिएक्शन और नॉट एडिंग द कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट, मतलब रिएक्टेंट का जो कोफिशिएंट है, मान लीजिए यहाँ 1 2 3 XYZ कुछ भी हो सकता है, उसको ऐड करके भी आप रिएक्शन का ऑर्डर नहीं बता सकते, क्योंकि ऑर्डर क्या होता है, एक्सपेरिमेंटली होता है। मॉलिक्यूलरिटी का आप ऑर्डर बता सकते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप पे क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। तो ये लिख सकते हैं पॉइंट आप। नेक्स्ट पॉइंट है
इसे हमने बात करी इसकी अगले पॉइंट की, ऑर्डर जीरो नहीं हो सकता, सॉरी मॉलिक्युलरिटी जीरो नहीं हो सकती, फ्रैक्शनल नहीं हो सकती। ऑर्डर जीरो हो सकता है, फ्रैक्शनल हो सकता है और इंटीजर नंबर हो सकता है। तो कैन बी जीरो और फ्रैक्शनल और इंटीजर नंबर। ठीक है, इसमें लिखेंगे मॉलिक्युलरिटी कैन नॉट बी जीरो और फ्रैक्शनल। मॉलिक्युलरिटी क्या होगी? ओनली इंटीजर नंबर होगी। ओनली इंटीजर नंबर। एक और पॉइंट लिखेंगे, देखिए मॉलिक्युलरिटी हमारी, मॉलिक्युलरिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 4 आर रेयर, ये पॉइंट लिखेंगे आप। ठीक है, बहुत ही कम केस में होगा मॉलिक्युलरिटी 4 हो सकती है, 4 से ज़्यादा नहीं हो सकती। रेयर केस में 4 हो सकती है। तो मॉलिक्युलरिटी आर मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 4 आर रेयर। बहुत रेयर केस में ऐसा होगा जो मॉलिक्युलरिटी हमारी क्या हो सकती है? 4 हो सकती है, 4 से ज़्यादा हो ही नहीं सकती है। वो क्यों? देखिए रीज़न इसका ये है, जो मॉलिक्यूल होते हैं हमारे, मॉलिक्युलरिटी क्या होती है? मॉलिक्यूल आपस में हेड टू हेड कोलिजन करेंगे। मान लीजिए मैंने 3 मॉलिक्यूल ले लिए, प्रॉपर कोलिजन मैक्सिमम 3 मॉलिक्यूल में हो सकता है। हेड टू हेड कोलिजन हो सकता है। मान लीजिए इस मॉलिक्यूल का हेड इधर है तो इसका हेड इधर है, तो आपस में ये क्या हो सकते हैं? मैक्सिमम 3 मॉलिक्यूल क्या हो सकते हैं? हेड टू हेड कोलिजन कर सकते हैं। 3 भी बहुत, देखिए बहुत ही इफेक्टिव कोलिजन नहीं माना जाएगा 3 में भी। 2 मॉलिक्यूल क्या करते हैं? बहुत अच्छा कोलिजन करते हैं। मतलब कहने का ये है कि मॉलिक्युलरिटी का मतलब ये है कि मॉलिक्यूल आपस में हेड टू हेड कोलिजन होना चाहिए। उतने ही मॉलिक्यूल, 4 मॉलिक्यूल बहुत रेयर केस में हेड टू हेड कोलिजन कर सकते हैं। तो मॉलिक्युलरिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 4 बहुत रेयर केस में होगी। ऑर्डर के लिए भी यही है, ऑर्डर के लिए भी सेम बात है। इस पॉइंट के लिए ऑर्डर भी क्या हो सकता है? ग्रेटर देन इक्वल टू 4 आर आल्सो रेयर। और नेक्स्ट बात आप लिख सकते हैं मॉलिक्युलरिटी इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। मॉलिक्युलरिटी, इसमें ये पॉइंट लिख सकते हैं, मॉलिक्युलरिटी इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। मॉलिक्युलरिटी क्या है? टेम्परेचर और प्रेशर पर डिपेंड नहीं करती, जबकि ऑर्डर क्या है हमारा? प्रेशर और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो इसमें लिख सकते हैं ऑर्डर कैन बी डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये थी बेसिक डिफरेंस मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में। आगे पढ़ते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन के बारे में। स्टार्ट, देखिए रेट लॉ एक्सप्रेशन को समझ लेते हैं। रेट लॉ क्या होता है? रेट लॉ एक्सप्रेशन, देखिए इसमें क्या होता है, जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो समय, यानी अभिक्रिया की, हिंदी में अगर मैं बोलूँ अभिक्रिया की दर क्या होती है? समानुपाती होती है कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट की, यानी कि अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होती है। मैं अगर कहूँ, देखिए रेट लॉ एक्सप्रेशन को डिफाइंड करेंगे। इट इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं, मान लीजिए जनरल कोई रिएक्शन लिख दी मैंने, A टू प्रोडक्ट P। ठीक है, तो मैं इसके लिए रेट लॉ कैसे लिखूँगा? देखिए मान लीजिए ये कोई स्मॉल है, इसका क्या है? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो रेट ऑफ रिएक्शन यानी रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या है? ये, और इसका ये कोई मतलब इसका क्या मतलब? कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट रेज टू द पावर सम ऑफ द रेज टू द पावर ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन की जो भी पावर है वो हम क्या करेंगे? इसके लगा देंगे। ये देखिए एक्स में भी इक्वल टू ए
हो भी सकता है और may not be equal to, x may be equal to a और may not be equal to a। तो अब मैं इसको प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊं तो रेट हो जाएगा, रेट इक्वल हो जाएगा के या कांस्टेंट इंटू एक्स। ठीक है, के क्या है, एक कांस्टेंट है जिसे हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी कांस्टेंट। के इक्वल टू रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट। ठीक है, मान लीजिए एक और मैं रिएक्शन लिखता हूँ, ये मैंने लिख लिया, मान लीजिए ए प्लस बी, प्रोडक्ट दिया इसने, मान लीजिए इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ए है, स्मॉल ए, इसका बी है, तो मैं इसके रेट की रेट वाला एक्सप्रेशन कैसे लिख सकता हूँ। रेट इक्वल होगा किसके, रेट क्या होता है हमारा, यही तो होता है, देखिए 1/a dA/dt। अगर मैं पूरा रेट लिखूँ, माइनस इक्वल होगा -1/v dV/dt। ठीक है, वो इक्वल किसके होगा, प्रोडक्ट के भी इक्वल होगा, प्लस मान लीजिए इसका कोई, ये है हमारा प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसके लिए प्लस आ जाएगा, तो 1/p dP/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है, के क्या है, रेट कांस्टेंट और a इंटू बी, इसकी पावर मान लीजिए x है, इसकी y है। ठीक है, x और y ए और बी के इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। यहाँ से क्या करते हैं, हम रिएक्शन का ऑर्डर बता सकते हैं। अगर एक्स और वाई की वैल्यू पता लग जाए हमें, तो रिएक्शन का ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ, मैं भी फर्स्ट ऑर्डर, मतलब मान लीजिए मैंने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात अगर मैं करूँ, फर्स्ट ऑर्डर कब हो सकती है, देखिए फर्स्ट ऑर्डर को मैं कैसे लिख सकता हूँ, के इंटू कंसनट्रेशन ऑफ, कोई भी मान लीजिए मैंने कंसनट्रेशन लिख दी CA, इसकी क्या होगी, पावर 1 होगी। ये क्या हो सकता है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। सेकंड ऑर्डर की अगर मैं बात करूं तो मैं कैसे लिख सकता हूं, तो रेट क्या होगा, यहाँ रेट लिख सकते हैं आप फर्स्ट ऑर्डर के लिए, रेट फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर के लिए रेट इक्वल हो जाएगा के कंसंट्रेशन ऑफ, इसकी पावर 2। और भी लिख सकते हैं, अगर आपको मॉलिक्यूल दिए हैं तो ये लिख सकते हैं के इंटू CaCb। ठीक है, बात एक ही है। इसकी पावर विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन बी 1 है तो इक्वल, मतलब सम ऑफ रेज टू दी पावर, कंसंट्रेशन की पावर क्या 1 है, तो इसका क्या सम, तो क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया इसका 2। थर्ड ऑर्डर की बात अगर करें, इस तरीके से लिख सकती है, तो रेट क्या होगा, रेट वाला एक्सप्रेशन क्या होगा, देखिए के इंटू CA की पावर 3 क्या है, थर्ड ऑर्डर है। और मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, के इंटू, अगर CA की पावर 2 CB की पावर 1, ये भी थर्ड ऑर्डर है। अगर मैं और क्या लिख सकता हूँ, CA की पावर 1 CB की पावर 1 और C की पावर 1। तो इस तरीके से मैं थर्ड ऑर्डर के लिए भी रेट एक्सप्रेशन लिख सकता हूँ। ठीक है, फर्स्ट इसी से आपको पता लग गया होगा कि रेट वाला एक्सप्रेशन किसे कहते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है आप ऑर्डर को इस प्रकार भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, द सम ऑफ द पावर टू विच
कंसंट्रेशन और प्रेशर टर्म रेज टू इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। इस तरीके से भी आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने अभी एग्जांपल के थ्रू समझा, जो एक्स और वाई है वो एक्स वाई जेड जो भी उसकी कंसंट्रेशन की पावर है या प्रेशर की टर्म की पावर है वो क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो आज जो हमने पढ़ा है रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, मॉलिक्यूलरिटी के बारे में, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में और रेट लॉ एक्सप्रेशन के बारे में, ये जो हमने पढ़ा है इसके आप क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, कुछ थोड़ा क्लियरिटी आएगा, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन करते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। रेट ऑफ रिएक्शन में जो हमने पढ़ा, देखिए क्वेश्चन आपके सामने है। मैं क्वेश्चन एक बार तो एक एक करके क्वेश्चन कर लेते हैं। हमने जो पढ़ा रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, मॉलिक्यूलरिटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में, रेट लॉ एक्सप्रेशन के बारे में। पहला क्वेश्चन करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन पे बेस ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें कह रहा है द फॉर्मेशन ऑफ NH3 बाय द हेबर प्रोसेस। फॉर्मेशन ऑफ NH3 बाय द हेबर प्रोसेस, द कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन है, द कंसंट्रेशन ऑफ N2 इज 0.08 and 0.06 इनिशियली एंड आफ्टर 10 मिनट रेस्पेक्टिवली। फाइंड द, आपको फाइंड करना है, रेट ऑफ रिएक्शन बताना है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 बताना है, रेट डी फॉर्मेशन ऑफ H2 बताना है। देखिए हमने रेट ऑफ रिएक्शन में अभी पढ़ा है। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे, इसने कह दिया हेबर प्रोसेस से NH3 का फॉर्मेशन हो रहा है, तो हम जानते हैं H2 प्लस N2 हेबर प्रोसेस से NH3 का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, इक्वेशन बैलेंस कर लेते हैं, N2 प्लस H2, तो ये हो गया 2 और ये हो गया 3H2। ठीक है, ये हेबर प्रोसेस से अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। अब इसका हम रेट की बात करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे इसका। देखिए अगर मैं बात करूँ रेट की, ठीक, तो हम रेट लिखते हैं। अगर मैं बात करूँ इसकी रिएक्टेंट के लिए तो 1/3 माइनस साइन आएगा क्योंकि क्या हो रहा है, डिफॉर्मेशन, DH2/dt इक्वल होगा माइनस स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट dN2/dt which is also equal to 1/2 d NH3/dt। इस तरीके से हम रेट लिख सकते हैं। उसने क्या किया है, हमें कंसंट्रेशन, नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन दे रखी है इनिशियली एंड आफ्टर 10 मिनट। तो क्या करेंगे, हम कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन पुट कर देंगे, तो हमारा 1/3 DH2/dt माइनस, अब कंसंट्रेशन देखिए हम कैसे पुट करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, हमें 2 टाइम इंटरवल दिए हैं, इनिशियली और टाइम 10 मिनट्स पर पूछा है, तो फाइनल माइनस इनिशियल। एवरेज रेट से अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे, क्या है, dt लिख सकते हैं। देखिए क्या होगा, फाइनल क्या कंसंट्रेशन हमें दी है, माइनस है, माइनस आगे लग जाएगा क्योंकि रिएक्टेंट है N2 क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, डिफॉर्म हो रहा है, तो 0.06 माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल 0.08 डिवाइड बाई फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, कुछ भी 0 होगा, ये हो गया। ये किसके इक्वल है, 1/2 फॉर्मेशन ऑफ NH3 डिवाइड बाई dt। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट वाले ऑप्शन की तो बात हो गई है क्योंकि हमें रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, तो रेट ऑफ रिएक्शन हमने ये लिख दिया, इसका रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, रेट नहीं है, सॉरी, ये रेट ऑफ रिएक्शन है। तो हमारा जो ऑप्शन फर्स्ट था उसकी बात हो गई। रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगा, हमारा ये आएगा। अब हम फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया की बात कर लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, तो किसके इक्वल हो जाएगा, डिफॉर्मेशन ऑफ इसके भी इक्वल होगा,
तो इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस का 0.02 डिवाइड बाई 10 इक्वल हो जाएगा 1/2 डी NH3/dt। देखिए होगा माइनस का 1/3 DH2/dt। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 10 नीचे 10 डिवाइड में 10 है तो 0.002 आ जाएगा। ये किसके इक्वल है, आल्सो इक्वल टू 1/2 डी NH3/dt। तो फॉर्मेशन ऑफ NH3 क्या हो जाएगा, देखिए 2 इसमें मल्टीप्लाई में हो जाएगा इसकी, तो 0.02 इंटू 2 इक्वल हो जाएगा डी NH3/dt। तो फॉर्मेशन ऑफ NH3 आ जाएगा डी NH3 डिवाइड बाई dt कितना 0.004। ये फॉर्मेशन ऑफ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3। रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ H2 भी निकाल सकते हैं यहाँ से, सेम कंसंट्रेशन क्या है नाइट्रोजन की, ये पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ H2, ठीक है। तो ये हमारा क्या है 1/3 माइनस का H2/dt इक्वल किसके 0.02 के, तो ये आ जाएगा माइनस DH2/dt किसके इक्वल हो जाएगा 3 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा 0.02। तो फाइनली रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ H2 हमारा आ जाएगा 0.006। माइनस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, डिफॉर्मेशन हो रहा है। तो ये आ जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन, हमारा जो तीनों का आंसर आएगा। देखिए ये हो गया हमारा रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ H2, ये हुआ, और ये हो गया हमारा NH3 के बारे में, ठीक है। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं ऑर्डर ऑफ मॉलिक्युलरिटी पे बेस्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्डर ऑफ मॉलिक्युलरिटी पे बेस्ड। थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन भी कैसे बता सकते हैं। देखिए हमें बात अभी हम पढ़ चुके हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम जनरली रिएक्शन को देखकर नहीं बता सकते। मैं फॉर एग्जांपल के तौर पे आपसे एक क्वेश्चन में यहाँ लिख दूँ, मान लीजिए मुझे आप बता दीजिए 2B + V द प्रोडक्ट बनाता है। ये मान लीजिए स्टेप कैसा है, फास्ट है। अब मैंने क्या किया 3P + Q लिख दिया, ये कोई प्रोडक्ट देता है R, ठीक। ये कैसा स्टेप है, स्लो। अगर मैं आपसे पूछूं बता दीजिए मुझे मॉलिक्युलरिटी बता दीजिए, सेकंड में आपसे पूछ लूँ ऑर्डर बता दीजिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता दीजिए क्या है, कौन सा ऑर्डर है। जो हमने अभी तक पढ़ा है मॉलिक्युलरिटी के बारे में, देखिए मॉलिक्युलरिटी के बारे में हमने क्या पढ़ा, कैसे डिफाइन करते हैं मॉलिक्युलरिटी, यानी कि टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल विच आर इफेक्टिवली पार्टिसिपेट इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा है, स्लो स्टेप है। तो यहाँ से मॉलिक्युलरिटी निकाल सकते हैं। मॉलिक्युलरिटी कितनी आ जाएगी इसकी, देखिए यहाँ कितने मॉलिक्यूल हैं 3 और यहाँ कितने 1, तो 3 + 1 इक्वल हो जाएगा 4। मॉलिक्युलरिटी आ जाएगी हमारी 4। ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर को हमने देखा था, ऑर्डर देखिए एक्सपेरिमेंटली होता है, ऑर्डर को रिएक्शन को देख के ऑर्डर हम नहीं बता सकते। तो ऑर्डर के सामने क्या लिखेंगे, ऑर्डर कैन नॉट बी डिटरमाइन, ऑर्डर कैन नॉट बी डिटरमाइन, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या मॉलिक्युलरिटी आपको ये ध्यान रखना है, मॉलिक्युलरिटी कभी भी ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी को इक्वल मत समझ लेना। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए ऑर्डर अगर निकालना होगा तो वो आपको रेट एक्सप्रेशन लिख कर देगा। जैसे एक क्वेश्चन कर लेते हैं और इसी के बेस्ड पे अब देखिए क्वेश्चन है, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए हमें रेट ला एक्सप्रेशन उसने दे दिया इसमें, ठीक है। इसमें ये कह रहे हैं
द रेट लॉ ऑफ द रिएक्शन इज रेट दे रखा है के इक्वल, रेट इक्वल है के इंटू कंसनट्रेशन ऑफ पी की पावर 2 कंसनट्रेशन ऑफ क्यू की पावर हाफ। तो व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द कंसनट्रेशन ऑफ क्यू इज ट्रिपल, सॉरी पी इज ट्रिपल एंड क्यू इज हाफ। अब वो कह रहे हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर हम कंसनट्रेशन पी की ट्रिपल कर दें और क्यू की हाफ कर दें, तब कंसनट्रेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तब रेट बताना है। देखिए हमें पता है रेट उसने इस बार दे दिया रेट वाला एक्सप्रेशन में, ठीक है। तो हमें पता है ऑर्डर इसका यही है, रेट क्या है के पी की पावर 2 इंटू क्यू की पावर हाफ। ये क्या है, रिएक्शन का रेट है। अब वो कह रहा है इसी कंसनट्रेशन को क्या कर दिया, ट्रिपल कर दिया है, तो मुझे इसकी जगह क्या करना पड़ेगा, यानी P 3P हो गया है और Q बाई हाफ, यानी इसी कंसनट्रेशन क्या कर दी, हाफ कर दी। ये अगर इक्वेशन 1 मान ली मैंने, तो मुझे रेट पे अब क्या इफेक्ट पड़ेगा, यानी कि ये R था, अगर मैं इसको R लिखता हूँ तो मैं इसको R डैश लिखूँगा, R डैश रेट, तब क्या होगा कंसनट्रेशन K इंटू ये क्या हो गई, ट्रिपल हो गई, इसकी पावर क्या है 2 और इसकी पावर क्या है हाफ, ठीक है। तो R डैश हमारा हो जाएगा K इंटू 339 और हो जाएगा P का स्क्वायर, 9 को क्या कर दिया मैंने बाहर निकाल लिया ब्रैकेट से, और ये क्या हो जाएगा 1/2 क्यू क्या है, Q/2 है, इसकी पावर क्या है हाफ है, तो क्या हो जाएगा 1/2 की पावर हाफ, यानी 1/रूट में चला जाएगा 1/2 और Q की पावर 1/2। तो मैं इसको लिख सकता हूँ R डैश बराबर हो जाएगा 9, इसको मैं और बाहर निकाल लेता हूँ, 9/√2 9/√2 इंटू K P की पावर 2 और Q की पावर हाफ, ठीक है। और ये क्या था हमारा रेट, ये वाला था R, तो मैं लिख सकता हूँ R डैश इक्वल हो जाएगा 9/√2 इंटू R, यानी कि रेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, 9/√2 से इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, इतने से इफेक्ट पड़ेगा। तो ये क्या है, इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करता है, रेट वाला एक्सप्रेशन में उसने इस बार हमें रिएक्शन में लिख के दे दिया है। तो इस तरीके से इस तरीके के क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को एक क्वेश्चन से और समझते हैं। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर, क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। इसमें भी आपको क्या करना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है। देखिए क्वेश्चन है द रेट ऑफ होमोजीनियस रिएक्शन, होमोजीनियस गैसियस रिएक्शन, गैसियस रिएक्शन उसने दिया है, ये है NO प्लस Cl2 इंटू NOCl, गैसियस रिएक्शन है। ठीक, ये रिएक्शन है। वो कह रहा है रेट ऑफ द होमोजीनियस गैसियस रिएक्शन इज डबल व्हेन द क्लोरीन कंसंट्रेशन इज डबल बट इंक्रीज बाई अ फैक्टर ऑफ 8 व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट आर डबल। तब हमें बताना ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन एंड द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू NO एंड Cl2। यानी कह रहे हैं कि कोई होमोजीनियस ये रिएक्शन है, इसका रेट डबल हो जाता है जब क्लोरीन की कंसंट्रेशन डबल कर देते हैं, ठीक है, ऑर्डर नहीं पता है, और इंक्रीज हो जाता है बाई द फैक्टर 8, मतलब इंक्रीज और हो जाता बाई द फैक्टर 8 इफ़ द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट इज डबल। अगर दोनों रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डबल करते हैं तब फैक्टर 8 से इंक्रीज हो जाता है रेट। तब उसने पूछा है ओवरऑल रिएक्शन बता दीजिए। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता दीजिए।
ऑर्डर बता दीजिए विद रिस्पेक्ट टू NO और विद रिस्पेक्ट टू Cl2, इसके रेस्पेक्ट में भी ऑर्डर बता दीजिए। देखिए जनरल अगर मैं कोई मतलब इसका रेट एक्सप्रेशन लिखूं तो R इक्वल हो जाएगा K इंटू NO Cl2, इसकी पावर मान लीजिए x और इसकी पावर मैंने मान ली y। ठीक है, अब मैं x और y की वैल्यू अगर पता लग जाए तो हम ओवरऑल ऑर्डर भी निकाल सकते हैं और विद रिस्पेक्ट टू इसके ऑर्डर बता सकते हैं। देखिए उसने हिंट दिया है रेट ऑफ रिएक्शन इस डबल हो जाती है जब वो क्लोरीन की कंसंट्रेशन को डबल कर देता है। ठीक है, और दोनों की कंसंट्रेशन डबल कर देता है तो इंक्रीज हो जाती है बाय द फैक्टर 8 से। तो मैं देखिए अगर x बराबर 0 और y बराबर 1 रखूँ तो रेट क्या हो जाएगा, k इक्वल टू इसकी पावर 0 हो जाएगी और Cl2 की पावर 1, तो रेट हो जाएगा NO की कंसंट्रेशन पर तो डिपेंड नहीं करेगा, ये बचेगा केवल। ठीक है, तो रेट क्या हो जाएगा, Cl की पावर कह रहा है डबल कर दी जाए, ये मान लो रेट था, रेट हो गया इसके अकॉर्डिंग जो हमने x y की वैल्यू पुट करी है, तो इसकी कंसंट्रेशन मैंने कर दी डबल Cl2 की, तो क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा 2K इंटू Cl2। लेकिन उसने कह दिया है इसकी कंसंट्रेशन को डबल करेंगे तो इंक्रीज हो जाएगा बाय द फैक्टर 8 से। तो ये वाली क्या है, तो ये क्वेश्चन कैसी हमारी एक्सेप्टेबल नहीं है, नॉट एक्सेप्टेबल। एक और करके क्वेश्चन लिख के देख लेते हैं। R इक्वल टू, इस बार मैंने क्या किया, NO और Cl2, x बराबर 1 पुट कर दिया, y बराबर 1 पुट कर दिया। तब क्या कह रहा है, Cl की कंसंट्रेशन डबल करके देखो और दोनों की कंसंट्रेशन डबल कर दो, तो क्या हमारा जो रेट है बाय द फैक्टर 8 से इंक्रीज हो जाएगा और रेट क्या हो जाएगा, डबल हो जाना चाहिए। अगर Cl की कंसंट्रेशन डबल करेंगे तो क्या रेट डबल हो जाएगा, K Cl की कंसंट्रेशन डबल करेंगे तो रेट देखिए डबल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब दोनों की कंसंट्रेशन हम डबल करेंगे तो क्या 1/8 मतलब 8 से इंक्रीज हो जाएगा। तब देख लीजिए एक क्वेश्चन ये आ गई, मैंने क्या किया, दोनों की कंसंट्रेशन डबल करके देख ली, 2NO इंटू 2Cl2, तो 2 इंटू 4 है, ये देखिए यानी 8 से इंक्रीज नहीं हुई है डबल करने पर भी, दोनों की कंसंट्रेशन डबल करने पर भी 8 से इंक्रीज नहीं हुई है। तो ये क्वेश्चन भी कैसी है, नॉट एक्सेप्टेबल है। कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए तभी हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन x और y की वैल्यू पता लग सकती है। देखिए ये भी क्या है, नॉट एक्सेप्टेबल। एक बात और, एक काम और करके देखता हूँ मैं, इस बार क्या करता हूँ, x बराबर 2 और y बराबर 1 पुट करते हैं, तब हमारा रेट क्या होगा, रेट वाला एक्सप्रेशन, इसकी मैंने x की वैल्यू 2 रख दी और y की वैल्यू 1 रख दी। अब मैं Cl की कंसंट्रेशन, एक कंडीशन उसने दी है, Cl की कंसंट्रेशन डबल करने से रेट डबल हो जाएगा, ये रेट 1 था, K इंटू NO को तो सेम रखा, Cl की कंसंट्रेशन क्या कर दी मैंने, डबल कर दी। ठीक है, इसके रेस्पेक्ट में क्या है 2 और ये क्या है 1, तो रेट हमारा क्या हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, 2K इंटू NO की पावर 2 और Cl2। अब देखिए जो हमारा रेट था ये R डैश था, मैंने क्या करा, ये R डैश था, R इसकी क्या कर दी, Cl की कंसंट्रेशन डबल पुट कर दी, तो मुझे R डैश R के डबल मिल गया। बात ठीक है अभी तक। अब मैं दोनों की कंसंट्रेशन को डबल पुट करके देख लेता हूँ, NO की और Cl2 की, तब भी क्या हमारी इक्वेशन क्या होगी, एक्सेप्टेबल होगी या नहीं होगी। इसको मैंने 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया, क्या थर्ड इक्वेशन में क्या होगा, रेट हमारा
फैक्टर 8 से इंक्रीज हो जाएगा कि नहीं, इसको मैंने डबल डैश मान लिया। तो इसमें क्या करूँगा, वन इक्वेशन में NO की और Cl की कंसनट्रेशन को डबल पुट करता हूँ, 2 NO का पावर 2 Cl2 का पावर 1, तो R डबल डैश हो जाएगा इक्वल 2 इंटू 2 की पावर क्या है 2, तो ये हो जाएगा 4 और 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा 8 K इंटू NO की पावर 2 और Cl2 की पावर 1। अब देखिए ये कंडीशन हमने लगाई तो हमारी इक्वेशन बिल्कुल जैसे इक्वेशन में जैसे क्वेश्चन में लिखा है वैसे सारी कंडीशन फुलफ़िल हो रही हैं। देखिए हमने जैसे ही दोनों की पावर डबल कर दी तो रेट हमारा इंक्रीज हो गया, क्या 1/, मतलब 8 से इंक्रीज हो गया। बात ठीक है, यानी x बराबर 2 और y बराबर 1। तो हमें ओवरऑल ऑर्डर की अगर मैं बात करूँ इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि अब हमें क्या है रिएक्शन का ऑर्डर पता लग गया, ठीक है। अब देखिए रेट हमारा क्या होगा, अब R इक्वल हो जाएगा NO की पावर 2, यानी x की वैल्यू 2 आ गई, और Cl की वैल्यू Cl की पावर 1 यानी y की वैल्यू 1। ये हमारा इक्वेशन कैसा है, एक्सेप्टेबल है, क्योंकि ये इक्वेशन अगर हम लगाते हैं तो जो कंडीशन उसने क्वेश्चन में बोली है वो फुलफ़िल हो रही हैं। तब इसके रेस्पेक्ट में बताना ओवरऑल ऑर्डर। ओवरऑल ऑर्डर क्या हो गया, अब देखिए 2 + 1 इक्वल हो गया 3। अगर मैं बात करूं ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू NO, इसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है 2। ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू NO इक्वल टू 2, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू Cl2 इक्वल टू 1। तो ये था हमारा क्वेश्चन। तो इस तरीके से आप ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं इस रिएक्शन में, ठीक है। तो क्लास बहुत लंबी हो गई है, अब इस क्लास को लेक्चर को यहीं रोकते हैं। तो आज हमने सीखा रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, मॉलिक्युलरिटी के बारे में, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये सब आज हमने सीखा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।